arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। अब हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। हुमायूं के निर्वासन के 5 वर्षों तक के समय में शेर शाह सूरी नामक अफगान शासक ने शासन किया। अफगान जाति के सूरवंश का इतिहास 15 वर्षों का था। शेर शाह का प्रारंभिक जीवन। शेर शाह का पितामह इब्राहिम खां सूर पेशावर के समीप रोह के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता था। वह घोड़े के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करता था। उसका पुत्र हसन खां था। हसन खां को पंजाब में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम फरीद रखा गया, जो बाद में शेर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फरीद खां का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव बजवाड़ा में बताया गया है। फरीद का पिता अपने पुत्रों की उपेक्षा करता था। उसने फरीद की शिक्षा दीक्षा में रुचि नहीं ली। सौतेली मां की ईर्ष्या और द्वेष फरीद के लिए वरदान सिद्ध हुई। फरीद ने दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी यानी कि सुल्तान मोहम्मद के यहाँ नौकरी कर ली। अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के कारण फरीद सुल्तान मोहम्मद का दाहिना हाथ बन गया। शिकार के दौरान अकेले शेर का वध करने के कारण सुल्तान मोहम्मद खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि से विभूषित किया। 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद खां की मौत हो गई। उसकी विधवा पत्नी ने शेर शाह को सूबेदार एवं अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक घोषित किया। शेर खां ने सूबेदार पद पर रहते हुए अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली। कालांतर में शेर खां एवं जलाल खां में संघर्ष हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ एवं वह स्वतंत्र शासक बन गया। भारत का सम्राट बनने के लिए संघर्ष। शेर खां एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बिहार का स्वतंत्र शासक बनने के पश्चात वह भारत का सम्राट बनने का स्वप्न देखने लगा। अपने इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए शेर खां द्वारा किए गए संघर्ष इस प्रकार हैं। बंगाल के शासक के साथ संघर्ष। बंगाल के शासक नुसरत शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए शेर खां ने उसके बहनोई को अपनी ओर मिलाकर उनमें फूट पैदा करा दी। षड्यंत्र की जानकारी होने पर क्रोधित होकर नुसरत शाह ने शेर खां के राज्य दक्षिण बिहार पर आक्रमण कर दिया। शेर खां ने 1529 ईस्वी में नुसरत शाह को बुरी तरह परास्त कर दिया। चुनार दुर्ग पर अधिकार। शेर शाह ने 1530 ईस्वी में चुनार के किले पर आधिपत्य कर लिया। शेर खां ने चुनार के शासक के परिवार की आंतरिक कलह का लाभ उठाकर परिवार में आंतरिक फूट उत्पन्न करवा दी। चुनार के किले पर आधिपत्य से शेर खां को अपार धन की प्राप्ति हुई। हुमायूं से प्रारंभिक संघर्ष। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया। इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपनी सैन्य गतिविधि प्रारंभ कर दी। उसका मुकाबला करने के लिए हुमायूं को वापस वतन लौटना आवश्यक हो गया। हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली एवं चुनार का किला शेर खां के पास ही रहने दिया। बंगाल के शासक से दूसरा संघर्ष। बंगाल में नुसरत शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गियासुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। उसने शेर खां से शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, जिससे नाराज होकर शेर खां ने पुनः 1533 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। 1534 ईस्वी को सूरजगढ़ में दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां की विजय हुई। इस विजय में शेर खां को अपार धनराशि एवं गोला बारूद प्राप्त हुआ। शेर खां ने बंगाल पर लगातार अनेक आक्रमण कर बंगाल के शासक की कमर तोड़ दी तथा सारे बंगाल पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। चुनार के किले पर हुमायूं का अधिकार। शेर खां की बंगाल विजय का समाचार सुनकर हुमायूं चिंतित हो गया। उसने 1537 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान करके चुनारगढ़ का घेरा डाल दिया। 6 माह के घेरे के उपरांत चुनार के गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। रोहतास दुर्ग पर शेर खां का आधिपत्य। चुनार के किले के हाथ से निकल जाने से शेर खां को सुसज्जित किले की आवश्यकता थी, जो रोहतास के दुर्ग से पूर्ण हो सकती थी। उस समय रोहतास का दुर्ग एक हिंदू राजा के अधीन था, जो कि शेर खां का मित्र था। शेर खां ने राजा से प्रार्थना की कि उसे कुछ समय के लिए दुर्ग में रहने की अनुमति दी जावे। राजा ने शेर खां को दुर्ग में प्रवेश की अनुमति दे दी। शेर शाह ने हिंदू राजा से विश्वासघात किया तथा उसके दुर्ग रक्षकों को हटाकर दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। हुमायूं से अंतिम युद्ध। चौसा तथा बिलग्राम का युद्ध 1539 ईस्वी।
हुमायूं बंगाल विजय के लिए आगे बढ़ा। प्रारंभ में शेर खां के पुत्र ने हुमायूं को रास्ते में रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बाद में उसने डरकर रोहतास के दुर्ग में शरण ले ली। हुमायूं बगैर किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ता गया। हुमायूं ने गौड़ पर अधिकार कर लिया तथा वहां ऐशो आराम में व्यस्त हो गया। शेर खां ने उसका दिल्ली से संपर्क काट दिया और अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं जब लौटा तो चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। चौसा की विजय से शेर खां का बंगाल तथा बिहार पर पूर्ण आधिपत्य हो गया। इससे प्रसन्न होकर शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया एवं अपना राज्याभिषेक करवाया तथा शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं भागकर आगरा आ गया। उसने एक बड़ी सेना तैयार की तथा शेर शाह से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। 1540 ईस्वी में कन्नौज के निकट बिलग्राम नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ तथा हुमायूं वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर शाह ने हुमायूं का पीछा किया। बाध्य होकर हुमायूं आगरा दिल्ली होते हुए ईरान की ओर भाग गया तथा दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो गया। शेर शाह की अन्य विजयों में महत्वपूर्ण है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के पश्चात शेर शाह ने गख्खर प्रदेश, मालवा, रायसेन, सिंध एवं मुल्तान, मारवाड़, चित्तौड़ आदि पर विजय प्राप्त की। उसने बंगाल पर पुनः आक्रमण कर वहां एक नए प्रशासन की स्थापना की। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया तथा कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए घेरा डाला। यह घेरा 1 वर्ष तक चलता रहा, किंतु शेर शाह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। शेर शाह ने दुर्ग की दीवारों को गोला बारूद से उड़ाने की योजना बनाई। जिस समय किले की दीवार एवं फाटक पर गोले दागे जा रहे थे, एक गोला किले के फाटक से टकराकर वापस आया एवं शेर शाह के समीप रखे गोला बारूद के भंडार में गिर गया। बारूद खाने में आग लग गई एवं शेर शाह बुरी तरह जल गया। किला तो जीत लिया गया, किंतु कुछ ही समय उपरांत 22 मई 1545 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में शेर शाह की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे शेर शाह का शासन प्रबंध। शेर शाह का स्थान इतिहास के उन महान व्यक्तियों में है जिन्होंने एक साधारण स्थिति से उठकर अपनी बुद्धि और साहस के बल पर राज्य पद प्राप्त किया। उसमें एक सेना नायक, प्रशासक और नेता के श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। उसे भारत के कुशल शासन प्रबंध एवं सुधारों के लिए जाना जाता है। उसके सुधारों के कारण उसे अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। केंद्रीय शासन प्रबंध। शेर शाह एक निरंकुश शासक था और उसकी शक्ति एवं सत्ता असीमित थी, किंतु अपने पूर्व शासकों के विपरीत वह एक प्रजावत्सल शासक था जो शासनाधिकार को प्रजा की भलाई के काम में लाता था। सल्तनत की शासन व्यवस्था के आधार पर 4 मंत्री विभाग थे जो दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने इंशा कहलाते थे। दीवाने वजारत यह प्रमुख मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में वित्त और लगान का मंत्री होता था। रंग रूटों की भर्ती के समय स्वयं उपस्थित रहना, वेतन व आवास संबंधी व्यवस्था पर ध्यान रखना आदि इनके कार्य थे। दीवाने रसालत, इसे विदेश मंत्री कहा जा सकता है। विदेशों से आने वाले और वहां भेजे जाने वाले दूत और राजदूतों से निकट संपर्क रखना इसका प्रमुख कर्तव्य था। कूटनीतिक पत्र व्यवहार भी इसे संभालना होता था और कभी कभी दान पुण्य विभाग भी इसी को संभालना पड़ता था। दीवाने इंशा, इसका अध्यक्ष दबीर खास कहलाता था। इस मंत्री को शाही घोषणाओं एवं आदेशों को लिखना पड़ता था। स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, सरकारी रिकॉर्डों की व्यवस्था देखना इसका कार्य था। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विभाग थे जिनके अध्यक्ष मंत्री तो नहीं होते थे, किंतु वे मंत्रियों के समान ही सम्मान पाते थे। उनमें दीवाने काजी, बरीदे मुमालिक तथा शाही महल का अधीक्षक प्रमुख थे। दीवाने काजी न्याय व्यवस्था के लिए एक विभाग होता था जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य काजी होता था। इसे काजी उल कुजात भी कहते थे। काजी अदालत की अपीलें सुनता था। सुल्तान शेर शाह स्वयं न्याय प्रिय था,
इसलिए उसने केंद्र तथा प्रांतों में काजी के अधीन न्यायालय स्थापित करवाए थे। शाही महल का अधीक्षक। शाही महल राज परिवार तथा राजभवन के सेवकों के लिए भी एक अलग विभाग था। इसका प्रमुख वजीर या मंत्री के पद का नहीं होता था। वह सुल्तान के परिवार के सभी सदस्यों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। राजमहल की व्यवस्था देखभाल कर उन पर नियंत्रण रखता था। सुल्तान के संपर्क में होने के कारण इसका सम्मान एवं प्रतिष्ठा अधिक होती थी। बरीद ए मुमालिक यह गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। वह गुप्त सूचनाओं एवं समाचारों को देखता था तथा उन्हें साम्राज्य के उचित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करता था। शाही डाक ले जाने की व्यवस्था भी वही करता था। दूसरा बिंदु है शेर शाह का प्रांतीय शासन प्रबंध। प्रांत। शेर शाह का राज्य प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों में विषमता थी। प्रांत या सूबे को इक्ता कहते थे और उसके राज्यपाल को इक्तादार या मुलूके तवायक कहते थे। राजस्थान और पंजाब को भी जीत लेने पर उसने वहां प्रांतपति नियुक्त किए थे। प्रांतपति को 5 सहस्त्र से अधिक सैनिक रखने का अधिकार नहीं था। सरकार। जिले की। प्रांत जिलों में या सरकारों में विभक्त थे। शेर शाह के प्रशासन में कुल 66 सरकार थे। सरकार में मुख्य रूप से 2 अधिकारी होते थे, मुख्य शिकदार और मुख्य मुंशिफ। शिकदार ए शिकदारान यह जिले का सर्वोच्च अधिकारी था। वह सैनिकों का अधिकारी था तथा इसके अधीन 500 या अधिक सैनिक रहते थे। मुख्य शिकदार के कार्य शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखना और लगान आदि की वसूली में सहयोग देना आदि थे। शिकदार वर्तमान प्रशासन में जिले के कलेक्टर या जिलाधीश के समान था। मुंशिफ मुंसिफान जिले का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी मुख्य मुंशिफ था। उसके महत्वपूर्ण कार्य राजस्व निर्धारण एवं वसूली तथा दीवानी मुकदमों का फैसला करना आदि थे। तीसरा बिंदु है परगना और उसके अधिकारी। समस्त जिलों को परगने में विभाजित किया गया था, जिनमें कई अधिकारी होते थे, जिनके पद इस प्रकार हैं। पहला, शिकदार। शिकदार परगने का कार्यपालक अधिकारी था। उसके पास विविध व्यवस्थाएं, विधि, दंड का भी कार्यभार था। शेर शाह को जब इमामों के पास फरमान भेजने पड़ते थे तो उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य शिकदार ही करता था। मुंशिफ। मुंशिफ परगने के राजस्व विभाग का अधिकारी था। वह कृषकों से सीधा संपर्क रखता था। वह भूमि कर, लगान की व्यवस्था, करों की वसूली तथा भूमि कर संबंधित सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। फौजदार, खजांची और कारकुन। परगने के अन्य अधिकारी खजांची यानी फौजदार को और लिपिक कारकुन होते थे। खजांची या कोषाध्यक्ष के पास कर वसूली का समस्त धन जमा किया जाता था। वह आय व्यय का हिसाब रखता तथा एकत्रित धनराशि के संबंध में शिकदार को सूचित करता था। इसका पद शिकदार और मुंसिफ अपेक्षा छोटा था। अधिकारियों की सहायता और कृषि की सुविधा के लिए शेर शाह ने प्रत्येक परगने में 2 लिपिक या कारकुन नियुक्त किए थे। आमिल। शेर शाह पर लिखे गए ग्रंथों में अमीन या आमिल नामक महत्वपूर्ण अधिकारी का भी उल्लेख आता है। उसे भूमि संबंधी झगड़ों का निर्णय करना होता था। वह माल गुजारी के निर्धारण और वसूली के लिए सीधे कृषकों से व्यवहार करता था। अमलकारी सबसे अधिक लाभप्रद शासकीय नौकरी समझी जाती थी। इसलिए अब्बास ने लिखा है कि शेर शाह ने प्रति 1 या 2 वर्ष में आमिलों को स्थानांतरित करने की नीति अपनाई थी, जिससे अधिक शासकीय कर्मचारियों को इस पद की आय का लाभ प्राप्त हो सके। पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था। इस विभाग की व्यवस्था और न्याय प्रणाली देखने में बेढंगी, असभ्य, नृशंस और दोषपूर्ण थी, किंतु अद्भुत रूप से प्रभाव उत्पादक थी। जनता को अपने प्राणों व धन का भय नहीं रहा। लोग जंगलों और मरुस्थलों में भी यात्रा कर सकते थे तथा उनको लुट जाने या मारे जाने का भय नहीं था। अब्बास सखानी ने लिखा है कि शेर शाह के राज्य में निर्बल और वृद्धा स्त्री भी अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों की पोटली रखकर
कहीं भी जा सकती है, किंतु चोर और लुटेरे उसके पास तक नहीं फटक सकते थे, क्योंकि शेर शाह के दंड का आतंक उन पर सवार रहता था। लगान व्यवस्था में सुधार। शेर शाह के राज्य की आय का स्रोत भूमि लगान, लावारिस संपत्ति, व्यापार कर, नमक कर, जजिया कर, युद्ध में लूटी हुई संपत्ति आदि थे। इतने स्रोतों के बावजूद भूमि लगान ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। शेर शाह का विश्वास था कि किसानों के कल्याण से ही राज्य का कल्याण हो सकता है, अतः उसने लगान प्रशासन में अनेक सुधार लागू किए। शेर शाह की लगान व्यवस्था के मुख्य तत्व इस प्रकार थे। शेर शाह ने मुल्तान, राजस्थान एवं मालवा को छोड़कर समस्त राज्य में लगान वसूली की रैयतवारी प्रथा लागू की। इसमें लगान एकत्र करने के लिए राज्य का किसानों से सीधा संबंध रहता था। मुल्तान, राजस्थान एवं मालवा में जागीरदारी प्रथा चलती रही। उत्पादन की मात्रा के आधार पर कृषि भूमि को उत्तम, मध्य एवं निकृष्ट 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कृषक की भूमि को नापा जाता था एवं भूमि की किस्म के आधार पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था। कृषकों को औसत उत्पादन का 1/3 भाग लगान के रूप में राज्य को देना पड़ता था। लगान वसूल करने में राज्य नगद भुगतान को प्राथमिकता देता था, किंतु कृषकों को उपज के रूप में लगान देने की भी सुविधा प्राप्त थी। नष्ट होने वाली फसलों का लगान केवल नगद रूप में ही वसूल किया जाता था। कृषकों को 1 वर्ष में 2 किस्तों में लगान अदा करने की सुविधा प्राप्त थी। राज्य की ओर किसानों को एक पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान के संबंध में पूर्ण विवरण रहता था। किसानों को सर्वेक्षण शुल्क के रूप में जरीबाना एवं महासिलाना शुल्क भी देने पड़ते थे। ये उत्पादन का 2.5% से 5% तक होते थे। इसके अतिरिक्त किसान को आरक्षित निधि के रूप में 2.5% लगान अतिरिक्त देना पड़ता था, जो अकाल, बाढ़ आदि के समय वापस कर दिया जाता था। शेर शाह ने लगान निर्धारण के समय कृषकों के साथ उदारता बरतने के निर्देश दिए थे, किंतु एक बार लगान निर्धारित हो जाने के बाद उसमें कोई रियायत नहीं दी जाती थी। युद्ध के दौरान फसल की सुरक्षा के लिए सावधानी बरती जाती थी और फसल को नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा दिया जाता था। मुद्रा संबंधी सुधार और परिवर्तन। एडवर्ड थॉमस के अनुसार भारतीय मुद्राओं के निर्माण के इतिहास में शेर शाह का शासनकाल एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। उसने टकसाल संबंधी कुछ विशिष्ट और निश्चित सुधार किए। पहले के सिक्कों में धीरे धीरे खराब हो जाने, आकार, स्वरूप आदि के बिगड़ जाने का जो दोष था, उसे भी दूर किया गया। शेर शाह के मुद्रा संबंधी सुधार इस तरह है: मुद्राओं के आकार, वजन और स्वरूप में सुधार, नवीन तांबे के सिक्कों का प्रचलन। शेर शाह ने सोने और चांदी के नए सिक्के प्रचलित किए। चांदी के सिक्के में 178 ग्रेन या 11.53 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। शेर शाह ने टंक, आधे, चौथाई, 8वें और 16वें भाग के सिक्कों को प्रचलित किया। सिक्कों पर देवनागरी लिपि और शेर शाह तथा खलीफा का नाम अंकन किया जाता था। शेर शाह ने सिक्के ढालने के 23 टकसालों की स्थापना की। शेर शाह के जनहित के कार्य। शेर शाह ने अपने शासनकाल में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए, परंतु जनसाधारण में वह अपने जनहित के कार्यों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। सड़कें व सराहें। उसके राज्यकाल में लगभग 5100 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार की गईं। चौड़ी नदियों पर पुल और जगह जगह सराय बनाए गए, जो प्रजा के प्रति उसकी वत्सलता और सद्भावना के प्रतीक हैं। शेर शाह के द्वारा बनाए हुए जनमार्ग और सड़कें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शेर शाह ने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया, जिनका विवरण इस प्रकार है। पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए सिंधु घाटी तक एक मार्ग, जिसे आज जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है।
आगरा से जोधपुर एवं चित्तौड़ तक मार्ग, आगरा से बुरहानपुर मार्ग, लाहौर से मुल्तान तक मार्ग। उसने इन चारों सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों और पथिकों को कष्ट न हो। सराएं। शेर शाह ने अपने राज्य की समस्त सड़कों पर प्रत्येक 6 किलोमीटर की दूरी पर सराएं बनवाई। उसने कुल 1700 सराएं बनवाई थीं। विश्राम करने वाले को भरपेट भोजन एवं पशुओं के लिए दाना सरकार की ओर से दिया जाता था। प्रत्येक सराय के पास एक एक गांव भी यात्रियों की सुविधा के लिए बसाया गया था। रात्रि ठहरने के लिए विश्राम कक्ष होते थे। हिंदू मुस्लिम यात्रियों की रुकने की व्यवस्था अलग अलग होती थी। प्रत्येक सराय के साथ कृषि योग्य भूमि की व्यवस्था कर दी गई थी, जिससे कि सराय का समस्त व्यय उस भूमि की आय से चल सके। डाक चौकी और डाक प्रबंध। प्रत्येक सराय में 2 घोड़े और कुछ हरकारे रखे जाते थे, जो शाही डाक और आवश्यक सूचनाओं को एक सराय से दूसरे सराय तक सरलता और कुशलता से लाते और ले जाते थे। शेर शाह की डाक व्यवस्था कुशल थी। उसे बंगाल के सुदूर प्रदेशों में होने वाली घटनाओं की सूचना भी प्रतिदिन प्राप्त हो जाती थी। शिक्षा। जन कल्याण के कार्यों में उसकी शिक्षा व्यवस्था भी सम्मिलित थी। हिंदुओं की शिक्षा के लिए परंपरागत पाठशालाएं थी। शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्र थी तथा पाठशालाओं को आर्थिक सहायता दी गई थी। उसने मस्जिद के मौलवी की अध्यक्षता में मकतब स्थापित किए। इनमें फारसी, अरबी और कुरान की शिक्षा दी जाती थी। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जाती थीं। गरीब छात्रों के पालन पोषण के लिए राज्य की ओर से विशेष प्रबंध रहता था। दान व्यवस्था। दिल्ली सुल्तानों के समान शेर शाह भी दयालु व दान प्रिय सुल्तान था और मुसलमानों को दान देता था। आर्थिक सहायता और दान देने के लिए दान विभाग को ठीक ढंग से संगठित किया गया। विद्यानुरागी और इस्लाम धर्म प्रिय होने से वह इमामों को मुक्त हस्त से दान देता था। लंगर खाने और सरायों में दरिद्रों और निराश्रितों को भोजन मिलता था। वह अंधे, वृद्ध, बूढ़ी स्त्री, विधवा, रोगी आदि को नगद धन देता था। उसके शासनकाल में सहस्त्रों मुस्लिम कन्याओं का विवाह संस्कार राज्य की ओर से संपन्न हुआ। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।